हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था और यह किस लिए, किस संबंध में, इनका संबंध किससे है, एलएम सिंघवी समिति का संबंध किस चीज़ से है। तो देखिए एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। कब? 1986 में हुआ था। इनका संबंध पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जाना जाता है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है ना बाबू, जो मुखिया इस सब का पंचायती राज निर्वाचन होता है ना, पंचायती चुनाव जो होता है, इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए एलएम सिंघवी समिति को जाना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था एलएम सिंघवी समिति का? 1986 में गठित हुआ था। यह कमेटी गठित हुई थी। कोई दिक्कत? अब दोस्त पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू हुआ 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में अधिनियम पारित हुआ, लागू कब से हुआ? 1993। पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने के लिए, निर्वाचन के लिए आपको कितने वर्ष मिनिमम न्यूनतम आयु होना चाहिए? 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बलवंत राय मेहता समिति 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957, पंचायती राज त्रिस्तरीय, पंचायती राज पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन अशोक मेहता समिति और ये बलवंत राय मेहता समिति में क्या फ़र्क है? अशोक मेहता समिति 1974 में आया था और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय था, जिला और ब्लॉक। अशोक मेहता समिति 1974 में, उसका भी पंचायती राज से ही संबंधित था, लेकिन वह लागू नहीं हुआ कहीं कि द्विस्तरीय था। अच्छा, पंचायतों का कार्यकाल बोल रहे थे कि 4 वर्ष होना चाहिए। कितना? 4 वर्ष। द्विस्तरीय कभी कहते, तो इसलिए उसको लागू नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आज हम लोग चलते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। यानी आज के मेरे टॉपिक में खास क्या रहेगा कि आज हम लोग लैटेराइट मिट्टी यानी घटना चक्र की जो बुक है उससे आज हम लैटेराइट मिट्टी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लैटेराइट मिट्टी, उसके बाद में और भी मिट्टियों के प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में घटना चक्र के इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद में पॉलिटी पढ़ेंगे। चलिए आइए। लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर बाबू? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक, देखिए लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है और इसके बाद में महाराष्ट्र में है। यानी सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर? केरल में। उसके बाद में महाराष्ट्र में। और सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और उसके बाद गुजरात में। कुछ कहते हैं। और लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है नहीं। लाल लैटेराइट मिट्टी काजू के लिए क्या है? उपयुक्त है। लाल लैटेराइट मिट्टी काजू के लिए उपयुक्त है। देखिए भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन सुनिएगा, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। यानी लैटेराइट मिट्टी किस रंग की होती है बाबू? लाल रंग की होती हैं। अच्छा सर, और क्या होता है? तो इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती हैं। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती हैं। किस में? लैटेराइट मिट्टी में। ठीक है, टैपियोका और काजू की अच्छी उपज किस में होती है? लैटेराइट मिट्टी में। बहुत बढ़िया। देखिए लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं। ये जो मिट्टियाँ हैं सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। यानी सबसे अधिक कहाँ पर बाबू? यानी लैटेराइट मिट्टी किन किन राज्यों में? तो केरल, महाराष्ट्र, मेघालय राज्यों में पाया जाता है। कौन सा? लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी में
क्या चीज़ का कमी पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, पोटाश, चूना और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसी पर बता रहा हूँ कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। कोई दिक्कत? काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। कपास को क्या कहते हैं? कपास को और किस नाम से जानते हैं? व्हाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। गोल्डन रेशा, गोल्डन फाइबर किस? जूट को, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। सुनिए, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? कौन सा? तो लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यानी लैटेराइट जो मृदा है ना बाबू, वह उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। लैटेराइट मृदा कहाँ पर? लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। चलिए दोस्त, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लैटेराइट मृदा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लैटेराइट मृदा। यह IAS 1994 में पूछ चुका है क्वेश्चन। सुनिएगा, अब दोमट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। सही कथन क्या क्या है जलोढ़ मृदा के बारे में? तो सुनिएगा, जलोढ़ मृदा जो है ना, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। यानी जैव पदार्थ फॉसिज में, यानी जीवाश्म की मात्रा किस में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा में। परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत में 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। सॉरी दोस्त, ठीक है। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक कौन सी मिट्टी का विस्तार भारत में है, तो जलोढ़ मृदा के। यानी सबसे अधिक मिट्टी का विस्तार कौन सा है बाबू? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना परसेंट है? 33.3%, 33.5% है। ठीक है। अच्छा, अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। यानी जो अम्लीय मिट्टी होगा ना, यानी जो जलोढ़ मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसको रेह, थूर, चौपन के नाम से जाना जाता है, इत्यादि नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? जलोढ़ मृदा जो है काफ़ी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। कौन सा बाबू? जलोढ़ मृदा। सुनिए, जलोढ़ मृदा भारत के सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन की कमी होता है, थोड़ा सा यूरिया बढ़ा के मारा जाता है। किस में? जलोढ़ मृदा में। यूरिया, इसी को भोजपुरिया में यूरिया का आदमी कहते हैं दोस्त, यूरिया। ठीक है। यूरिया के सूत्र क्या होता है? क्या चीज़? NH2CO NH2 NH2CO NH2। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? यानी कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है बाबू, वह नदियों द्वारा निर्मित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा जाता है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए दोस्तों, नवीन जलोढ़ मृदा, एक क्या बताएं हम? प्राचीन जलोढ़ मृदा। यानी नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं, यानी नदियों द्वारा बहा कर लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा तो क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है। अब पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए, नवीन जलोढ़ या खादर, सुनिएगा, खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत जम जाती है। बाढ़ आया,
उसके बाद में बाढ़ जब खत्म हो जाता है तो देखते होंगे कि मिट्टी का एक नवीन परत जम जाता है। नहीं, अरे अगल बगल जिसको सोत कहते हैं दोस्त, नदी के आसपास के जो बेसिन होता है ना उसमें जम जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी पर नवीन जलोढ़ मृदा जम जाती है, ठीक है। और उसी को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खुद ही कहते हैं, ठीक। जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत जमा होता है। अब प्राचीन जलोढ़ या बांगर क्या है सुनिएगा। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है, यानी मिट्टी के जो पहुंच है वह बाढ़ से कुछ दूर और अधिक दूरी पर होती है, तब उसको कहते हैं, जहाँ तक बाढ़ पहुंच नहीं पाती है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। अब बांगर की जो ताकत होती है ना, मिट्टी के उपजाऊ ताकत है, खादर की अपेक्षा कम होती है। खादर की अपेक्षा, समझ में आ गया ना? ठीक है। अब सुनिए, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है कौन सा बाबू? तो जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं कछारी मिट्टी। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? यानी कछारी मिट्टी कहिए या जलोढ़ मृदा कहिए, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो जलोढ़ मिट्टियाँ। कौन? जलोढ़ मिट्टियाँ। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती हैं बांगर। क्या कहलाती हैं? यानी गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती हैं बांगर। गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इस स्थिति में बाढ़ पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती हैं। इस मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। यानी जो बांगर मिट्टी होता है ना बाबू, इसका रंग रक्ताभ, भूरा या पीला रंग का होता है। कौन सा मिट्टी? बांगर मिट्टी। कोई दिक्कत है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो बलुई या दोमट मिट्टी। यानी बलुई, ठीक है, दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। सॉरी, सबसे कम दोस्त, सबसे कम किसकी? बलुई मिट्टी की जल धारण, दोमट बलुई मिट्टी के जल धारण क्षमता सबसे कम। और सबसे अधिक किसका होता है? तो क्ले यानी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी कहिए या काली मिट्टी कहिए, उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। बहुत बढ़िया। सुनिए, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक लाल मिट्टी। अभी आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, वहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साइड में जो बाढ़ आया है ना, कौन से प्रभाव? कौन सा प्रभाव के कारण क्या हुआ है कि वहाँ पर जो बाढ़ आया है उसमें आप लोग देखते होंगे कि सारा मिट्टी जो खबर खबर है इधर उधर बढ़ गया है। तो आप देखते होंगे तो लाल मिट्टी कहाँ पर बढ़ है? मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? यानी पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है ना, उसमें किसकी मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो कैल्शियम के। किसके? कैल्शियम की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। यानी राजस्थान की जो पश्चिमी साइड है ना बाबू, उसमें क्या पाया जाता है? अधिकतम कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। कौन सा? मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वह है कौन है? मटर। ठीक है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। और दलहनी फसलों के जड़ में कौन सा होता है जीवाणु बाबू? राइजोबियम, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन का करता है स्थिरीकरण, कहने का मतलब है ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वह वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर पौधों को सप्लाई करता है, या जो हम खाद छींटते हैं तो उससे क्या करता है? सप्लाई करता है। कोई दिक्कत है? अब सवाल सुनिएगा, एक आप लोग पढ़े होंगे कि पिचर प्लांट। कौन सा? पिचर प्लांट। बायोलॉजी का दोस्त सवाल है, आप चिंतित मत होइएगा कि कहाँ से कहाँ ढुक गए, हम कहाँ को कहाँ चले गए। ठीक है, सुनिएगा। यानी पिचर प्लांट, पिचर प्लांट कहे तो इसको हिंदी में घट पर्णी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? घट पर्णी पौधा कहते हैं। पिचर प्लांट पौधा एक होता है जो कि कीटों को खाता है, कीट पतंग को खा जाता है। प्लांट होकर, पौधा होकर
कीट पतंग को खा जाता है। सोचिए ये क्या करता है कि ऐसे मुंह खुला रखता है, जो ही कीट आता है ना तो ऐसे ढक लेता है। अब सर उसका करता क्या है? तो जो कीट पतंग में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन उससे लेकर यह क्या करता है कि मिट्टी को नाइट्रोजन सप्लाई करता है। कौन सा? पिचर प्लांट। अब पिचर प्लांट सर कहाँ लगता है? तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर पिचर प्लांट उगता है। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी वहीं पर पिचर प्लांट लगेगा। यह कीट पतंगों को खाकर नाइट्रोजन की भरपाई को पूरा करता है। समझ में आ गया पिचर प्लांट के बारे में? इसको हिंदी में घटपर्णी पौधा कहा जाता है। ठीक, या कीट भक्षी इसी को कहा जाता है। चलिए, भारतीय मृदाओं में से जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सी है बाबू? तो जस्ता। यानी भारत के मृदा में कौन सी ऐसी तत्व है जिसकी कमी पाई जाती है? तो किसका बाबू? जस्ता के। सभी मृदा में जस्ता की कमी पाई जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी फेरिक ऑक्साइड FeO। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के चलते, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के चलते क्या होता है कि कहीं कहीं मिट्टियों का कलर कैसा होता है? लाल रंग के होता है। अब भारत के किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में। बहुत सुंदर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। उड़द जो फसल है ना बाबू, गेहूं, चावल, गन्ना, उड़द, तो उड़द दाल का है। और दलहन फसल जब भी लगाइएगा तो समझिए कि नाइट्रोजन की पूर्ति सबसे अधिक होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होगा, यानी मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जिस खेत में दलहन की फसल उपजाई जाती है उस खेत में जो आगे बोई जाने वाली फसलें बहुत मजबूती के साथ उपजती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन भरपूर कर देती है? तो मटर। मटर का जो फसल है ना बाबू, मटर अगर रोपिएगा आप तो वह नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं खेत को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कोई दिक्कत है? या उड़द, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आए दाल वाला तो आपको वहीं टिक करना है। जैसे देखिए आलू, सोरघम, सूरजमुखी और मटर, तो मटर के दाल होता है, मार दीजिए। दलहन मृदा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सबसे अधिक लाभदायक होता है। कोई डाउट? कह रहा है कि हिमालय की मिट्टियाँ में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो इसमें देखिएगा आर सही है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। हिमालय में जो सर्वाधिक क्षेत्र है बाबू वह कैसा है? वन आच्छादित है। जबकि हिमालय के सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, यह क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है तो अर्थव्यवस्था पर। यानी मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है बाबू? अर्थशास्त्र पर। ठीक। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। अब सर हड़प्पा की आ गया बात, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 में। कब? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। 1900 राखल दास बनर्जी 1922 में। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है बाबू? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। देखिए ऐतिहासिक युग होता है, एक आद्य ऐतिहासिक युग होता है, और एक कौन सा होता है बाबू? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं बाबू जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। नहीं तो कोई लेखन किया जाता था, नहीं तो कोई चीज़ लिखा जाता था, नहीं उसे पढ़ा जाता था। उस काल को कहते हैं, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल।
ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी उसे पढ़ा नहीं जाता है, उस काल को क्या कहा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ उसको पढ़ा भी जा सकता है उसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। यानी ऐतिहासिक काल जब से प्रारंभ हुआ तो उसमें लेखन कला के साथ साथ उस लेखन कला को पढ़ने का भी विकास हुआ, इसी को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता है ना वह आद्य ऐतिहासिक काल है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में सर बोले आप कि केवल लेखन को लिखा तो जा सकता था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। कई बार पेपर में पूछ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। कोई दिक्कत? अब सर भाव चित्रात्मक सभ्यता होने के बाद क्या है, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो देखिए कोई भी चीज़ जो सिंधु घाटी सभ्यता में उसको सिंबल से समझा जाता है। जैसे आज भेज देते हैं व्हाट्सएप पर दिल, तो दिल लिखते हैं क्या? नहीं, दिल का फिगर चल गया, वो समझ गया पार्टी की मेरे को दिल आया है। क्या आया है? ठीक है। अच्छा, और कुछ नहीं तो तबड़ा ऐसे भेज देता है कितना। ठीक है, वही में चाकू छुरा सब फिगर भेज देता है या हाय भेज देता है। तो ये सब क्या है? सिंबल है। उस पर लिखता क्या है कि हाय, ऐसा तो कुछ लिखता नहीं है। ये क्या है? सिंबल है। कोई दिक्कत है? वो इमोजी के बात कर रहा हूँ। जितना इमोजी आप देते हैं, भेजते हैं किसी को, टैग करते हैं, तो क्या है? आप उसको एक भाव व्यक्त करते हैं। नहीं, रोने का आंसू गिराता हुआ इमोजी, हंसने का हाँ, ठीक, तो क्या हो गया? इमोजी हो गया। यानी कहने का मतलब वो भाव चित्रात्मक लिपि हो गया। क्या हो गया? वो भाव चित्रात्मक लिपि हो गया। तो आज भी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं ना, लेकिन बस सर समझ, हाँ, जब उसको समझ में आप लोग नहीं पा रहे थे कि क्या है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्त समझ में आ गया ना कि भाव चित्रात्मक लिपि क्या है। तो वह आद्य ऐतिहासिक काल का था कि कोई चीज़ उसको समझाया जाता था तो फिगर के माध्यम से। औरत के फिगर बना दिया। अच्छा, औरत, यहाँ से एक औरत गई तो उसको कैसे समझाएं, तो एक औरत के फोटो बना दिए। ठीक है, तो जी तो टाइम तो लगेगा, बिजी रहिएगा तो थोड़े ना समझ पाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता आज के व्हाट्सअप था थोड़े ना कि भेज दिए दिल टाए दे उधर से आया, ओ भाई 2 दिल और उसमें टैग एक चाय कॉफ़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक से भाई साहब है आजकल। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। यानी शहर था। कैसा था? शहर था। नगर किसको कहते हैं? जो काफ़ी विकसित हो। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। मृदभांड जो है बाबू, मृदभांड बोला जाता है कि मिट्टी का जो घड़ा होता था उसी को, घड़ा घोड़ा ना, मिट्टी का जो घड़ा होता था उसको मृदभांड बोला जाता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक, सुनिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता था वह वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अब देखिए वैदिक सभ्यता आ गया। तो वैदिक सभ्यता सर कब से कब होता है? तो वैदिक सभ्यता एगो उत्तर वैदिक काल, एगो वैदिक काल। नहीं, तो उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं? अब वैदिक काल किसे कहते हैं? यानी जो 1000, ठीक है, 1500 के बीच रहता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। और जो 1500 से, ठीक है, 600 रहता है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल, ठीक है, उसे को क्या कहते हैं? वैदिक काल। चलिए, तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बाबू, उसके पास में शहरी विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। चित्रलेखीय लिपि थी। किसके पास बाबू?
तो सिंधु घाटी यानी संस्कृति जो थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके पास में चित्रलेखीय लिपि थी। चित्रलेखीय मैंने अभी बताया ना, भाव चित्रात्मक लिपि को क्या कहते हैं? चित्रलेखीय लिपि। इसके पास में लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। किसके पास में बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। देखिए, लोहे का ज्ञान किसके पास हुआ बाबू? तो वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान हुआ। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान हुआ। कोई दिक्कत है? आर्यों ने किसका विकास किया था? बताइए। लोहे का खोज किया था आर्यों ने। किसका? लोहे का खोज किसने किया था बाबू? आर्यों ने किया था लोहे का खोज। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है बाबू? तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों पाकिस्तान में है। कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। यानी पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है ना बाबू, वह सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वह पाई गई है तो मोहरे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो वहाँ से प्राप्त मोहरे। वहाँ से प्राप्त मोहरे, यानी जो मोहरे है ना, उससे पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का जानने, उसके बारे में जानने के लिए मोहर का स्रोत है। मोहर का स्रोत है कि टैक्स के लिए कौन सा मोहर का उपयोग किया जाता था, या डिफरेंट टाइप में मोहर लगाया जाता था। आज भी आप लोग देखते होंगे किसी जगह पर मुहर लगता है ना, तो ये सब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से ही सीखी है। प्राचीन काल से ही मुहर लगने का परंपरा है। किसी चीज़ पर मुहर मार देना, वो क्या हो गया? आपका कागजात सही है। आपका कागजात है सही है। नहीं, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एम रफीक मुगल। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था बाबू? दयाराम शाह ने। हस्तिनापुर किससे संबंधित है? बीबी लाल से। बीबी लाल से कौन संबंधित है बाबू? हस्तिनापुर। ठीक है। तक्षशिला से कौन संबंधित है? जॉन मार्शल किससे संबंधित है? तक्षशिला से। एनजी मजूमदार कौशाम्बी से। एनजी मजूमदार किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से बाबू? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग से। यानी हड़प्पा जो मिट्टी के बर्तन थे ना, उस पर लाल रंग का लेप चढ़ाया जाता था, यानी पोता जाता था, उसको पुताई का कार्य होता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ था? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ था बाबू? बताइए। पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। किस काल से? आर्यकाल से, यानी आर्य समय से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ए गाय। क्या बाबू? गाय। यानी निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। समझ में आया गया ना? मुहर पर क्या क्या सर प्रतीक था? तो हाथी था, बाघ था और गैंडा। हाथी, बाघ और गैंडा। हाथी, बाघ और गैंडा किसका प्रतीक है? तो पशुओं पर एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहर। यानी जो हड़प्पा काल में जो मुहर था ना, उस पर हाथी का भी पाया जाता था, गैंडा का भी पाया जाता था और बाघ का भी। अलग अलग मुहरों पर अलग अलग पाया जाता था, लेकिन गाय का कहीं भी चित्रण नहीं मिलता है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा बाबू? सोहगौरा। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। देसलपुर है हड़प्पा स्थल, कोटदीजी है, चनहुदड़ो, ये सब हड़प्पा स्थल है, लेकिन सोहगौरा नहीं है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यह क्यूज आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेरा क्यूज को रोज़ वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं, ठीक, और शेयर ज़रूर करें दोस्त ग्रुप में। और कल का मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि मनुष्य में कुल जो दांत है, कुल दांतों की संख्या कितना है? 32। तो उसमें मोलर की संख्या कितनी है? मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। हम आपके कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत